अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा का दूसरा नाम क्या है? रंध्र। ठीक है, तो स्टोमाटा आपको पहले ही बता चुके हैं, ये जो पत्ती है ना, पत्तियों के सतह पे, ठीक है, खास करके निचले सतह पे क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों को क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है? रंध्र। ठीक है, इसी के द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाता है और जो ऑक्सीजन बनता है ना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, जब ये खुलता है ना तो इस प्रकार से पाते हैं कि स्टोमाटा क्या है ना, स्टोमाटा का दो काम है। पहला काम है गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय यानी क्या, जब स्टोमाटा खुलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर चला जाएगा और जब खुलेगा तो ना उसी वक्त क्या होगा, ऑक्सीजन जो बना है वो बाहर चला जाएगा। इसी को बोलते हैं गैसों का विनिमय, यानी गैसों का आदान प्रदान। इसका दूसरा काम क्या है? इसका दूसरा काम है वाष्प उत्सर्जन। इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वाष्प प्लस उत्सर्जन बनेगा। उत्सर्जन कहते हैं क्या, जो हमारे शरीर को आवश्यक नहीं है उसको शरीर से बाहर निकालना, तो उसको बोलते हैं उत्सर्जन। और वाष्प यानी क्या, जल का जो है ना वाष्प अवस्था यानी गैसीय अवस्था। तो वाष्प उत्सर्जन क्या होता है, पत्तियों के माध्यम से होता है, पत्तियों के माध्यम से। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या, ये पौधा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये पत्ती है। तो ये पत्ती है ना, ये पत्ती के पास क्या, जड़ से होते हुए, तना से होते हुए, डाली से होते हुए पानी पहुंच गया। मान लेते हैं कि इस पत्ता को, यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहे हैं तो ठीक है, आप लाइटली लीजिएगा, एकदम सीरियस मत हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि इस पत्ता को ना, इस पत्ता को चाहिए पानी कितना है, 1 लीटर चाहिए, मान लेते हैं 1 लीटर। ठीक है, अब ये पत्ता में चला गया, मान लेते हैं कि 6 लीटर पानी चला गया। तो 1 लीटर की आवश्यकता, तो 6 लीटर चला गया तो 5 लीटर है ना, 5 लीटर क्या अनावश्यक है। तो पत्ती क्या करेगा ना, पत्ती क्या करेगा, पत्तियों के सतह पे जो छोटे छोटे छिद्र है ना, तो पानी क्या वहाँ पर पहुँचा देगा। और जब सूरज का प्रकाश पहुँचेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वाष्प अवस्था में बदल जाएगा और वातावरण में चला जाएगा। तो यही क्या, यही है वाष्प उत्सर्जन है। तो वाष्प उत्सर्जन की परिभाषा क्या दे सकते हैं हम सब, पौधों द्वारा अनावश्यक जल को, यानी जो जल उसको जरूरी नहीं है, तो पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, तो वाष्प उत्सर्जन की दर को ना पोटोमीटर से मापा जाता है। किससे? पोटोमीटर। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। किन किन कारकों पर वाष्प उत्सर्जन है ना घटेगा या बढ़ेगा, तो वही है कारक। तो देखिए, अगर तापमान बढ़ेगा ना, अगर तापमान बढ़ेगा टेम्परेचर, तो वाष्प उत्सर्जन की दर भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी ज़्यादा तेजी से होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक बीकर में पानी ले लिए और इसको ज़्यादा तेजी से क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ज़्यादा इसका तापमान क्या रहा, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर का पानी क्या होगा, तेजी से क्या होगा, वाष्प में बदलेगा। बिल्कुल इसी प्रकार से होता है क्या, वाष्प उत्सर्जन में। ठीक है, तो पत्तियों के सतह पे जो छोटे छोटे छिद्र हैं, स्टोमाटा है, इस पे जो पानी है, जब तापमान बढ़ता है ना, यानी जब गर्मी बढ़ता है, तो वाष्प उत्सर्जन यानी वाष्प के रूप में वातावरण में मिलने की क्रिया है ना बहुत तेजी से होने लगती है। अब देखिए, आर्द्रता बढ़ेगा ना तो वाष्प उत्सर्जन की दर क्या होगा, घटेगा। ठीक है, पत्ती है तो पत्ती में भी क्या, पानी है। ठीक है ना, आवश्यक पानी है, इसको बाहर निकालना है। और क्या, वातावरण में, हवा में भी क्या, मान लेते नमी है, तो ये जब हवा में है ही, तो ये है ना, ये कैसे बाहर निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा। समझे ना, निकालने में क्या होगा, दिक्कत होगा। तो ये क्या हो गया, तो आर्द्रता बढ़ेगा तो क्या होगा, वाष्प उत्सर्जन की दर क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। जब पवन की गति, पवन कहते हैं बहता हुआ हवा को, जब पवन की गति बढ़ेगा ना, जब तेजी से पवन बहेगा, तो वाष्प उत्सर्जन की दर क्या होगा, बढ़ेगा। मान लेते हैं कि ये पत्ता है। ठीक है, इसके स्टोमाटा पे क्या क्या जल है और सूरज का प्रकाश पड़ रहा है, तो वाष्प में क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो जब हवा बहेगा ना, तो ये वाष्प को क्या करेगा, बहा करके ले चला जाएगा। तो ये है ना, बहा करके लेके चला जाएगा। तो पत्ती है, तो पत्ती यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर खाली हो गया, तो फिर से पानी क्या होगा, वाष्प में बदल जाएगा। तो ये जो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया है ना, वो तेज गति से होगा जब पवन की गति बढ़ेगा। तो उसके बाद देखते हैं आगे, प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी। जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगा ना, तो क्या वाष्प उत्सर्जन की दर भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ता है ना, तो स्टोमाटा ना ज़्यादा चौड़ा खुल जाता है। जो स्टोमाटा है ना, इस तरह से जो होता है,
तो ये है ना, ये जो है ना छिद्र, तो स्टोमाटा है तो ये ज़्यादा चौड़ा खुल जाता है, जिसके कारण क्या है, जिसके कारण जलवाष्प बहुत तेजी गति से बाहर निकलता है, क्योंकि इसको क्या, इसको वाष्प में बदलने के लिए ना ज़्यादा जगह मिल जाता है। यही कारण है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से प्रकाश जो वाष्प उत्सर्जन की दर है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे पढ़ते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या एक उपचयी क्रिया है, क्योंकि इसमें अपचयन और उपचयन क्या होता है, अपचयन और उपचयन दोनों होता है। तो वही बोला जा रहा है क्योंकि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जटिल अणुओं के रूप में मिलाया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि किस तापमान में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो क्या होता है, अच्छे तरीके से होता है। तो देखिए सामान्य पौधों में 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक है ना, 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक क्या प्रकाश संश्लेषण है ना का जो स्पीड होता है, दर होता है ना, वो क्या हाईएस्ट होता है, उच्चतम होता है। ठीक है, कितना से कितना तापमान के बीच में, 20 डिग्री सेल्सियस से क्या 35 डिग्री सेल्सियस तक। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है ना तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होता है, बढ़ती है। ठीक है, तापमान कम होने पर क्या होता है, कम हो जाता है, लेकिन एक लिमिट में। ठीक है, एक लिमिट में, ऐसा नहीं है कि तुम कितनों तापमान बढ़ा दें तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो बढ़ता ही रहेगा, तो ऐसी बात नहीं है। तो देखिए सामान्य रूप से है ना 49 डिग्री सेल्सियस से जब तापमान ऊपर जाता है ना तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होता है, कम जाता है। ठीक है, बहुत ही कम जाता है। और जब 0 डिग्री सेल्सियस से जब तापमान नीचे जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, तो देखिए तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ना कई एंजाइम की उपस्थिति में होता है ना, कई एंजाइम क्या होता है, शामिल होते हैं। तो क्या होता है ना, तो इन एंजाइमों को कार्य करने के लिए ना तापमान क्या है, सामान्य चाहिए, ना बहुत ज़्यादा चाहिए और न ही बहुत कम चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बोला जा रहा है कि एंजाइमों को पर्याप्त रूप से कार्य करने के लिए इष्टतम, ठीक है, यानी सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है। और पीएच लेवल है ना वो क्या होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए। ठीक है, ना ज़्यादा अम्लीयता होना चाहिए और नहीं ज़्यादा क्षारीयता होना चाहिए। जब तापमान है ना सीमा से परे बढ़ जाता है तो एंजाइम क्या होते हैं, विकृत हो जाते हैं। ठीक है, विकृत, जैसे तापमान 49 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा ना तो एंजाइम है ना काम करना क्या होता है ना, बंद कर देते हैं, विकृत हो जाते हैं। और जब ठंडा 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम हो जाता है तो एंजाइम क्या होता है, बहुत सिकुड़ जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, काम ही करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर है ना वो क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता है लेकिन दर क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, घट जाता है। एक और देख लेते हैं। देखिए पत्तियों की आयु, तो नई पत्तियों में पुरानी पत्तियों की अपेक्षा ना प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। तो नई पत्तियों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा स्पीड से होता है। पत्ती की उम्र बढ़ने के साथ प्रकाश संश्लेषण की दर कम होने लगती है। ठीक है, इसलिए पतझड़ का मौसम आता है तो पुरानी पत्तियां गिर जाती है और नई पत्तियां आती है तो उनमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होता है, अधिक होता है। अब चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे का कौन सा भाग वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करता है, तो कौन सा करता है प्राप्त, रंध्र करता है। रंध्र के जो क्या होता है, ये पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं तो उसी को कहते हैं रंध्र। मूल में क्या होता है, जड़ होता है, तो जड़ थोड़ी ग्रहण करता है, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करता है क्या, रंध्र यानी स्टोमाटा। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है, तो कैसी प्रक्रिया है, तो देखिए उपचयी प्रक्रिया, उपचयी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 35वां नंबर का सवाल। पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है, वाष्प उत्सर्जन। 36 नंबर का सवाल देखिए, बैक्टीरिया में उस रंग का नाम बताएं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है बैक्टीरिया में, तो क्या है, लाल है। प्रकाश संश्लेषण की दर डैश पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर डैश पर निर्भर नहीं करती है, तो किस पे, प्रकाश की अवधि पर। ठीक है, तो प्रकाश की अवधि पर निर्भर नहीं करती है। आगे देखते हैं 38 नंबर का सवाल। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की दर डैश पर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ये जो प्रकाश संश्लेषण का जो पहला चरण है ना उसके बारे में बोला जा रहा है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की दर डैश पर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पे। 39 नंबर का सवाल है, नीचे दिया गया कौन सा पर्यावरणीय कारक
वाष्प उत्सर्जन की दर को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो क्या बोला जा रहा है, वाष्प उत्सर्जन की दर को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो कौन करता है, सूर्य के प्रकाश की मात्रा, अपेक्षिक आर्द्रता या ताप या भौम जल स्तर। भौम जल स्तर यानी भूमि के अंदर का जो जल स्तर है ना वो। तो कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, ताप करता है, ताप यानी तापमान। ठीक है, इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण और इस पर आधारित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको सारा बता दिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।